हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। आज का वीडियो रहेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर। और यहाँ पे मैंने जो पेपर लिया है वो नवंबर 2020 का पेपर लिया है। ये पेपर आपका साइकोलॉजी सेक्शन का मैं ले रही हूँ और यहाँ पे आर्ट सेक्शन के लिए है। HP टेट आर्ट्स के लिए है। ये आर्ट्स का मैं पहला पेपर सॉल्व कर रही हूँ और आगे भी आपको साइकोलॉजी सेक्शन के और अदर आपके जो SST हैं वहाँ के सेक्शन के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कंटेंट देखने को मिलेगा। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था आपका सिलेबस के ऊपर, जो आपका SSC या SST का जो पेपर है आपका, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन NCERT में कहाँ से पूछे जाते हैं, एग्जैक्टली विद एग्जांपल्स आपको बताए हुए हैं। और वो वीडियो जो है पूरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करके एग्जैक्टली ऑथेंटिक बनाया गया है। आप उसको विजिट कर सकते हैं ताकि आपको ये पता लग सके कि कौन से कंसेप्ट कौन सी क्लास के NCERT से पूछे जा रहे हैं और आपको कहाँ से पढ़ने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आर्ट्स के लिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे अब आपको आर्ट्स का कंटेंट भी देखने को मिलेगा। और साइकोलॉजी तो कॉमन रहता है, चाहे वो आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, सभी के लिए साइकोलॉजी सेक्शन काम आता ही है। यही कंसेप्ट्स जो हैं वो घुमा फिरा के दूसरे पेपर्स में, चाहे मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, वहां भी पूछे जाते हैं, चाहे JVT है, LT है, आपका जो भी है। ठीक है, साइकोलॉजी कॉमन रहता है, सभी के लिए रहेगा। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन की। उस सिद्धांत का नाम बताइए जो समस्या के आसन्न समाधान की वकालत करता है। नेम द थ्योरी विच एडवोकेट सडन सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे क्वेश्चंस, तो बाइलिंगुअल, क्योंकि आर्ट्स वाले कई हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो दोनों में ही मैं बताऊंगी आपको। अब सडन सॉल्यूशन आपको कौन देता है किसी भी प्रॉब्लम का, तो ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन बी, थ्योरी ऑफ इनसाइट। आपके अंदर से जो एक क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है, सडन आपको वो आंसर देना है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। जो आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, वो किसने दिया है। यहाँ पे स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक का। ऊपर जो दूसरी ऑप्शंस भी थी मैं उनके भी आपको आंसर बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम आया है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑपरेंट कंडीशनिंग आपने जो थ्योरी है वो दी है BF स्किनर ने, ये नोट कर लीजिए। साथ में क्लासिकल कंडीशनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट। तो ये जो है इवान पावलव ने ये थ्योरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मैंने आपको बता दिया, ट्रायल एंड एरर आपके थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू। देखिए स्टूडेंट, इसको आप ऐसे मान लीजिए, आउट ऑफ द बॉक्स, अपने माइंड को एज अ बॉक्स कंसीडर करके उससे बाहर सोचना है, मतलब पर अपनी सोच से परे सोचना है आपको, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में आता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग से एक क्वेश्चन ये भी कॉमन पूछा जाता है, जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं वो डाइवर्जेंट तरीके से सोचते हैं। ठीक है, अपसारी चिंतन वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्राइड के अनुसार जो है व्यक्तित्व का कौन सा तत्व जो है सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू फ्राइड विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी वर्क ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। तो यहाँ पे तीन आपको प्रिंसिपल हैं, तीनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीनों आप नोट कर लेंगे। पहले तो यहाँ पे प्लेजर प्रिंसिपल कहा गया है। ठीक है, सुखवादी सिद्धांत पे कौन काम करता है, ऑप्शन ए इद, जिसे हम क्या कहते हैं, इदम कहते हैं हिंदी में, इद। ठीक है, ईगो जो है, ईगो के लिए कौन सा सिद्धांत है, तो ईगो आपका रियलिटी पे बेस्ड होता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे। और यहाँ पे एक और वर्ड आपको दिख रहा है, सुपर ईगो। तो सुपर ईगो उनमें होता है, जैसे संत महात्मा लोग होते हैं, तो उनमें जो है वो मोरालिटी को सबसे, नैतिकता को सबसे ज्यादा मानते हैं, यहाँ पे इसका मोरालिटी हो जाएगा। ठीक है, इस MCQ का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इदम या इद जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक ने रीता से कहा कि उसने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, अतः उसे खेल की कक्षा से वंचित रखा जा रहा है। ये किसका उदाहरण है, यानी कि टीचर ने रीता को कहा कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो गेम में और आप इस गेम पीरियड से आउट हो और आपको करना है उसमें अपना होमवर्क। तो ये किस तरह की, आप इसकी ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा, किस तरह के ये वर्क उसे दिया जा रहा है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है या पनिशमेंट है, नेगेटिव इन्फोर्समेंट है या टेंगिबल अवार्ड है। तो
यहाँ पे इसका राइट आंसर स्टूडेंट पनिशमेंट हो जाएगा। कई स्टूडेंट यहाँ पे इस एमसीक्यू का रीइंफोर्समेंट में कंफ्यूजन हो जाते हैं और रीइंफोर्समेंट करके आ जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो ये वर्ड रीइंफोर्समेंट होता है ये अप्लाई की जाती है ताकि जो स्टूडेंट की एबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके, एबिलिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके। और ऐसी चीज किस में आएगी, जो ये कंडीशन देके रखी हुई है ये पनिशमेंट में आएगी। पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट दोनों ही बच्चों के लिए जरूरी होती है, ठीक है, जैसे कि साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक 5 वर्षीय बालक है जिसकी मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज दी हुई है आपके पास 6 ईयर, और यहाँ पे देखो 5 ईयर बोला हुआ है, तो 5 ईयर इसकी आ गई आपके पास क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। अब आपको आईक्यू कैलकुलेट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं इसी पेपर में। ये क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन मतलब 2 बार पूछा हुआ है। देखिए करना क्या है आपको कि इसका एक फॉर्मूला रहता है आपका मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, और आपने ध्यान रखना है क्रोनोलॉजिकल एज वही एज होती है जो एक्चुअल एज जो होती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, मतलब इसकी 5 साल की जो ये आयु है ये इसकी क्रोनोलॉजिकल एज है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो देखिए आपके पास क्या आंसर आएगा, आप खुद कैलकुलेट कीजिए इसको। 6 इसका मेंटल एज दे के रखा है, 5 इसका क्रोनोलॉजिकल एज है, इनटू हम 100 कर देंगे, 5 से हम इसको कट कर देंगे, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 6 इंटू 20 120 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा में जी कारक क्या है। ये क्वेश्चन आपका जो है जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, 2 फैक्टर थ्योरी वगैरह है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जैक्टली बात करूं तो आपका जो 2 फैक्टर थ्योरी है वहां से ये क्वेश्चन है जो कि स्पेयरमैन ने दी हुई है। उसने 2 फैक्टर्स की बात करी, एक तो यहाँ पे पूछा हुआ है जिससे क्वेश्चन वो है जी फैक्टर, और दूसरा उसने एस फैक्टर की बात की गई थी। जी फैक्टर क्या है इसमें ये पूछा हुआ है, जी फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस है वो। जी फैक्टर क्या है, जनरल इंटेलिजेंस है, और जो दूसरा एस फैक्टर इसमें उसने बताया था वो स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी है उसकी, ठीक है। ओके तो दोनों ध्यान रखेंगे, हो सकता है एस फैक्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आपका हॉवर्ड गार्डनर द्वारा कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया गया है। इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस का कौन सा सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है यहाँ पे स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। सेम एक क्वेश्चन यहाँ से, क्योंकि टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी मिलती है उसकी, दूसरी टर्म क्या है आपकी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है, वहां पे क्या लिखा हुआ है फैक्टर थ्योरी है, यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस है। मल्टीपल इंटेलिजेंस तो आपकी किसने दी है स्टूडेंट, दैट इज होवर्ड गार्डनर ने। अगर पूछा जाए मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसने दी है तो आपका आंसर जो है थॉर्नडाइक हो जाएगा, ठीक है। दोनों अलग हैं लेकिन नाम मल्टीपल मल्टीपल तो कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। 2 फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन ने दी हुई है, ओके। और अगर बात करें 1 फैक्टर थ्योरी की तो ये बाइनेट ने दी है, अल्फ्रेड बाइनेट ने, ओके स्टूडेंट। एक ग्रुप फैक्टर थ्योरी यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ये किसने दी है, तो ये दी है आपके थ्रस्टन ने। ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा आपका थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ जो कि आपके रहेंगे साइकोलॉजी के लिए। मैं एक सीरीज लेके आऊंगी, जैसे ही टेट अनाउंस हो जाता है आपके लिए 20 या 30 डेज की एक पर्टिकुलर सीरीज रहेगी साइकोलॉजी में, जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके करेंगे, ताकि जो, क्योंकि सी टेट का पैटर्न और एचपी टेट का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। सी टेट में काफी बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कम होते हैं, और एचपी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमें कहीं मिलते नहीं कि कहाँ से पढ़ें, वो क्वेश्चन कहाँ से होते हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ क्वेश्चन हमें जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, जिस तरह से एनसीईआरटी वैलिड बुक्स मानी जाती है, वैसे साइकोलॉजी के लिए भी एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं क्लास +1 और क्लास +2 की, तो वहां से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गेट्स के अनुसार जो है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है, ठीक है। मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर अकॉर्डिंग टू गेट वो क्या है, यहाँ पे लर्निंग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे कई बार पूरा जो ये स्टेटमेंट है तो यह इस तरह से मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, जो पूरी एक एग्जैक्ट स्टेटमेंट इन्होंने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर, किसने ये दिया था केंद्र जो बाल केंद्रित शिक्षा है
यहाँ पे जॉन डू इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, दूसरी ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। एरिक एरिक्सन ने क्या किया है, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, तो इन्होंने दी है स्टूडेंट दैट इज साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी, ठीक है। और बीएफ स्किनर ने ओपरेंट कंडीशनिंग, मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया ओपरेंट कंडीशनिंग का कंसेप्ट दिया है। चार्ल्स डार्विन लिखा है, इन्होंने जो कंसेप्ट है इवोल्यूशन का वो इन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कैल्कुलिया के बारे में बात की गई है, किससे संबंधित है डिस्कैल्कुलिया, तो देखो नाम में कैलकुलेशन वर्ड आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैलकुलेट करना है कुछ, तो मैथमेटिकल डिसऑर्डर ये है। ओके, एक और कॉमन क्वेश्चन यहाँ से, रीडिंग, अगर जो है किसी बच्चे को पठन विकार है, पढ़ने में दिक्कत है, रीडिंग डिसेबिलिटी है, तो ये भी कॉमन रहता है, डिसलेक्सिया उसे हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सभी के लिए जो है विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा, यानी कि एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल, ये स्टेटमेंट किससे जुड़ी हुई है, तो समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी को एक जगह पे शिक्षा देनी है और इस पे सरकार बहुत जोर दे रही है आजकल इस तरह से, क्योंकि जो डिसेबल स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी उसी कक्षा में पढ़ाना है जहाँ पे नॉर्मल विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंक्लूसिव एजुकेशन से ही पूछा हुआ है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की को जो शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए वो क्या है, मतलब किस तरीके से वो है, तो उनको जो है स्टूडेंट जो विशेष बच्चे होते हैं उनके लिए भी जो है कुछ विशेष विधियों का प्रयोग किया जाए, विशेष स्कूल में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा जो है हम उसे उसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, मतलब एडिशनल उनके लिए कुछ थोड़ा सा चीजें जो उनके लिए रिलेवेंट है वो चीजें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित, जब भी स्टूडेंट एक पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, जब भी आपको इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा का प्रश्न आएगा तो वहां पे आपने जो डिसेबल बच्चे हैं उनको अलग नहीं करना है क्लासरूम से, ऐसा कोई पॉइंट हो जो ये शो कर रहा हो कि जो डिसेबल बच्चे हैं या जरूरतमंद जो बच्चे हैं उनको अलग किया जा रहा है या उनको हटाया जा रहा है नॉर्मल क्लासरूम से, तो वो ऑप्शन तो कभी भी ठीक नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन के टाइप बता देती हूँ यहाँ पे जो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कौन कौन से तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको बताना है कि कोई क्वेश्चन सही है, कोई क्वेश्चन गलत है, या फिर आप क्या जाते हैं ट्रू है या फॉल्स है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपके किस में आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे तो बोला हुआ है ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन आपसे पूछे, जैसे ये दिया हुआ है कि ओपन एंडेड है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे बहुत सारी एक्सप्लेनेशन लिखनी है हमें, एक क्वेश्चन की अलग अलग आप तर्क वितर्क कर सकते हो, उस पे अलग अलग चीजें रख सकते हो, उस पे है ना, अपने विचार रख सकते हैं, एक आदमी है कोई वो अलग बोलेगा, दूसरा है वो अलग बोलेगा, तो ओपन एंडिंग है वो। फिलअप है, कोई फिलअप आया आपको आपको भरना है फिलअप, उसमें भी आप एक फिलअप पर्टिकुलर नहीं हो सकता, उस पे भी आप कुछ अलग वर्ड्स भी जो है अलग शब्दों का प्रयोग करके वहां पे भर सकते हैं, वो भी ओपन एंडिंग में आता है। मैनी एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन और फिलअप्स किस में आएंगे, ओपन एंडिंग में आएंगे। अच्छा, दूसरी बात है यहाँ पे क्लोज एंडेड होता है, कि इसके अपोजिट होता है कि क्लोज एंडेड, तो मतलब उस क्वेश्चन का एंड हो जाए वहीं पे, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन ना हो आगे, जैसे आपसे पूछा जाए कि आप ठीक हो, आप कहेंगे हाँ जी, तो यस या नो, ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जैसे हमने बोल दिया कि आप आपकी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन हो, आप बोलोगे यस, तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप यूज करते हो यस या नो का, तो वो क्लोज एंडेड, वहीं पे खत्म हो गया उसका आंसर, ठीक है, ऐसे समझेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, व्हेन अ टेस्ट मेजर्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी कॉन्स्टेंटली और एक्यूरेटली देन टेस्ट इज नोन एज, मतलब किसी की योग्यता को जो है एकदम सही तरीके से जो है निरंतर और उसको सही रूप से जो है प्रशिक्षित करता है, मापता है, तो वो टेस्ट कैसा होगा, वो रिलायबल होगा, ठीक है, विश्वसनीय वो होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सही से माप रहा है इसलिए। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इन एग्जिस्टिंग स्कीमा। अब स्कीमा जो वर्ड है आपका प्याजे के काम के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें मैं आपको एक
टर्म्स की सीरीज बताऊंगी उसको वैसे ही याद रखना। देखो सबसे पहले कोई स्कीमा होता है, स्कीमा का मतलब है जो हम जानते हैं, जो हमारे पास छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है, उसमें हमारी नई इंफॉर्मेशन प्लस होती है। नई, हम जैसे बड़े हो रहे हैं तो अपने वातावरण से, अपने सगे संबंधी परिवार से बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारे उस छोटे से दिमाग में ऐड होगी, स्कीमा में ऐड होगी, तो अब उसे हम कह देते हैं यहाँ पे एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में जैसे हम थोड़े और बड़े हुए और इंफॉर्मेशन ऐड हुई, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम में अगर और ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है तो लास्ट में आपका अकोमोडेशन आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड हुई इंफॉर्मेशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एसिमिलेशन यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। एग्जिस्टिंग स्कीमा की जगह अगर मान लीजिए यहाँ पे एसिमिलेशन लिखा होता, तो एसिमिलेशन के बाद मैंने आपको क्या बताया, इक्विलिब्रियम बताया, तो यहाँ पे ये सही होता। और अगर इक्विलिब्रियम लिखा होता यहाँ पे, तो आगे इक्विलिब्रियम में इंफॉर्मेशन ऐड होती है तो अकोमोडेशन आता है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगॉस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किससे नहीं किया जा सकता है, जो आप सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, उसको किससे अलग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मेजरेबल चेंज इन द बिहेवियर। क्योंकि हम जो सीखते हैं वो हमारे बिहेवियर से, व्यवहार से झलकता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो लर्निंग को बिहेवियर से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आपका है, शैशवावस्था के बारे में पूछा हुआ है, प्याजे की जो, जिसे हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। ओके, ये किससे जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो चार अवस्थाएं दी हुई हैं, ये आपकी चारों की चारों जीन प्याजे ने दी है। उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी है, थ्योरी का नाम है दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वाज गिवन बाय दिस जीन प्याजे। हालांकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के और भी कंसेप्ट दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने दिए हुए हैं। यहाँ पे चारों स्टेजेस, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये पूरी सीरीज में ही दी हुई है। कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, आपकी तीसरी स्टेज कौन सी होगी, तो ये बिल्कुल एकदम सीरीज में दी हुई है। यहाँ पे पूछा हुआ है इन्फेंसी कौन सी स्टेज से रिलेटेड है, तो सेंसरी मोटर स्टेज से वो बिल्कुल रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सामाजिकरण की प्रक्रिया यानी सोशलाइजेशन क्या इंक्लूड करता है। ठीक है, मूल्य और विश्वासों का अर्जन करना, सीखना, वैल्यूज को एक्वायर करना, संस्कृति की रीतियों और मापदंडों को सीखना, आपके जो कस्टम्स हैं, नॉर्म्स हैं, कल्चर जो आपकी सोसाइटी में, उसको सीखना, और समाज के जो मापदंडों का अनुकूलन करना, जो एक सोसाइटी ने चीजें बनाई हैं, रूल रेगुलेशन नॉर्म्स, उनको सीखना। तो ये सारी ही चीजें जरूरी होती है हमारे समाजीकरण के लिए, हमारी सोशलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यानी कि ये सभी जो है करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगी। आप इंग्लिश में भी देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शंस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना को त्यागा, इसने अभी भी एक ढंग में व्यवहार को अपनाया हुआ है, ये किसने कहा। ये पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट है, ये किसने दी हुई है, सिंपल ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट ये है आपका दिया हुआ है वॉटसन, एक सेकेंड, ये है सी ऑप्शन, वुडवर्थ ने। ठीक है, वुडवर्थ ने ये दिया हुआ है, और ये जो एक स्टेटमेंट है ये इन्होंने अपनी एक बुक में लिखी हुई है, जिस बुक का नाम है दैट इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, बुक का नाम क्या है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, दिस बुक वाज रिटन बाय वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ ने दिया हुआ है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताती हूँ कि जो आपका साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ बिहेवियर, ये किसने कहा, ये कौन मानता है, तो जेबी वॉटसन जो है ये कहते हैं कि साइकोलॉजी बिहेवियर साइंस का, सॉरी, बिहेवियर की साइंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं सभी में होती हैं, इसके कंट्रास्ट में आपको बताना है किस में पाई जाती है, बुद्धि में यानी इंटेलिजेंस में, अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड में, जेंडर डिफरेंस इन लैंगिक विभिन्नता में, या सभी में। तो हमें पता है सभी एक जैसे इंटेलिजेंट नहीं होते, अलग अलग होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। एटीट्यूड सबका अलग अलग होता है, जेंडर डिफरेंसेस कोई मेल है कोई फीमेल है, अलग अलग है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक विद्यार्थी द्वारा विज्ञान की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किया गया
ये एक प्रकार है। अगर कोई स्टूडेंट जो है अपनी साइंस की नॉलेज को अपनी सोशल साइंस की क्लास में यूज कर रहा है तो ये किस तरह का है, मतलब एक जगह की नॉलेज वो क्या कर रहा है दूसरी जगह पे अप्लाई कर रहा है, उसको वहां पे फायदा हो रहा है। सो दिस इज टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये पॉजिटिव चीज की जा रही है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। नेक्स्ट है एक आपका टेस्ट है जिसे आप TAT यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट किससे जुड़ा हुआ है, पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट। और यहाँ पे ये जो पर्सनैलिटी शब्द है ये लैटिन भाषा के परसोना शब्द से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रतिभाशाली जो एक विद्यार्थी है उसकी मेन विशेषता क्या होती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि कक्षा की गतिविधियां पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं हो तो वह कम उत्तेजित महसूस कर सकता है और उब सकता है। यानी कि देखो जो प्रतिभाशाली होता है जिसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, गिफ्टेड, यानी कि ये बहुत रेयर होते हैं, ये बहुत रेयर लोग होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सोचते हैं, ठीक है, नॉर्मल क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनसे काफी ज्यादा आगे इनकी सोच होती है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर जो गतिविधियां क्लास में की जा रही हैं वो उसकी चुनौती जो मतलब उसका मेंटल लेवल है उसको ट्रिगर नहीं कर रही हैं, ठीक है, वो उससे भी आगे सोचना चाहता है, तो वो कम उत्तेजित महसूस कर सकता है, उसे मतलब लगेगा कि ये तो मेरे काम की चीज नहीं है, मतलब ऐसा वो सोच सकता है और वो उब सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बालक की मानसिक आयु और शारीरिक आयु दोनों 7 वर्ष है। अब वही सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट, आपके पास क्रोनोलॉजिकल एज दी हुई है और मेंटल एज दी हुई है, आपको फाइंड आउट करना है उसका क्या, IQ। तो यहाँ पे 7 बोला हुआ है, दोनों ही 7 दी हुई है, मेंटल एज भी 7 है और साथ ही उसकी आपकी क्या दी हुई है, क्रोनोलॉजिकल एज, तो दोनों यहाँ कट हो जाएगा, 100 आपके पास उसका IQ आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा तो उसी तरीके से है, लेकिन आपको पता करना है कि वो किस इस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है वो IQ टेबल से है, तो आपको IQ टेबल एकदम अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट्स। मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे देती हूँ। देखिए जो IQ टेबल है सबसे पहले वो दिया किसने है, तो टर्मन ने दिया हुआ है इसके बारे में। और ये जो आपका IQ का मैंने फॉर्मूला आपको बताया, ठीक है, ये IQ का फॉर्मूला ये W स्टर्न ने दिया है, ये भी आप नोट कर लो, W स्टर्न ने दिया है। इस फॉर्मूला में जैसे हम लिखते हैं मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 लिखते हैं, ये जो 100 ऐड करा था, ठीक है, ये भी बाद में टर्मन ने ऐड करा था इस फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। तो जो आपका IQ टेबल है पूरा वो तो टर्मन ने दिया है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि कंसेप्ट ऑफ IQ का कंसेप्ट पूछा जाए कि ये किसने दिया है, तो ये आपका स्टर्न, विलियम स्टर्न इनका पूरा नाम है, इन्हों W स्टर्न, विलियम स्टर्न, ठीक है, फॉर्मूला भी इन्होंने पहले दिया था। तो ये बेसिक क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं कि उस टेबल में बोला क्या, उन्होंने कहा किसी का IQ 0 से अगर 24 तक है, ठीक है, तो वो एकदम मंद बुद्धि होंगे, हिंदी में मंद बुद्धि, और इडियट्स उनको हम कहेंगे। अगर किसी का 25 से लेके आपका यहाँ पे 49 तक IQ है तो फुलिश स्टूपिड हम उन्हें बोलेंगे, ठीक है, स्टूपिड उन्हें कह देंगे। उसके बाद जो है 50 से 69 तक किसी का IQ है, मूर्ख उन्हें बोलेंगे, मॉरॉन कहेंगे। इसके बाद अगर 70 से लेके 79 तक दिया हुआ है किसी का IQ तो वो डल होते हैं या उन्हें हम बॉर्डर लाइन इंडिविजुअल भी बोलते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट 80 से लेकर 89 तक अगर किसी का IQ है उन्हें जो है हम बोल देते हैं बिलो एवरेज, एवरेज से नीचे जो है वो लाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है आपका कि अगर 90 से लेके 109 तक किसी का IQ है तो वो जो है नॉर्मल हम इन्हें बोलते हैं या फिर एवरेज उनका IQ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 110 से लेके 119 तक है तो ये अबव एवरेज माने जाते हैं। इसके बाद 120 129 तक किसी का है तो इन्हें सुपीरियर इंडिविजुअल माना जाता है। IQ जो है 130 से लेके 139 तक किसी का है तो ये वेरी सुपीरियर इन्हें हम कहते हैं। और अगर स्टूडेंट किसी का 140 या फिर उससे ज्यादा है, अबव है,
तो ये आ जाते हैं जीनियस में। ठीक है, तो ये सारा आपको याद रखना है। अब वही चीज है कि हमने 7/7 किया इंटू 100 किया, हमारे पास 100 IQ आया, तो वो किस में लाई करते हैं, किस रेंज में, तो वो नॉर्मल या एवरेज लाइन में रेंज कर रहे हैं, क्योंकि 90 to 109 का जो IQ है वो एवरेज का होता है और 100 उसी में लाई कर रहा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप देखो यहाँ पे इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या है उसकी, नॉर्मल वो इंटेलिजेंस में लाई कर रहा है। टेबल को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, वैलिड ये टेबल है, टर्मन का टेबल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है, मतलब सभी की जो डेवलपमेंट होती है वो वेरी करती है, एक व्यक्ति की अलग है दूसरे की अलग है, तो ये किस पैटर्न को फॉलो करती है, ये आपसे पूछा हुआ है। यहाँ पे सिक्वेंशियल और ऑर्डरली मैनर में वो होती है, यानी कि हमारी जो डेवलपमेंट होती है ऐसा थोड़ी है कि अचानक से बढ़ जाती है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे चेंजेस आ रहे हैं और वैसे वैसे वो सिक्वेंशियल तरीके से हो रही है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन देखिए आप, टो टू हेड, अगर जो है यहाँ पे वैसे हेड टू टो होता है एग्जैक्टली जो होता है, मैं आपको इसका भी एक क्वेश्चन बता देती हूँ, ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है, डेवलपमेंट जो है, अगर स्टूडेंट पूछा हुआ है कि अगर डेवलपमेंट हो रही है हेड टू टो, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है, हेड टू टो, तो उस तरह की डेवलपमेंट को हम कहते हैं सिफेलो कॉर्डल टाइप ऑफ डेवलपमेंट। एक और यहाँ पे पूछा जाता है कि डेवलपमेंट अगर हो रही है सेंटर टू पेरिफ्री, ठीक है, पेरिफेरल साइड को हो रही है, यानी मान लीजिए सेंटर से बाहर की तरफ इस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, तो उस तरह की डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये भी स्टूडेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में यानी डेवलपमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट सत्य नहीं है, इनकरेक्ट कौन सा है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, यस, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम उकसाएंगे किसी को तो विकास हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है, तो अगर किसी कल्चर में कोई चेंज होता है तो विकास पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, यस, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यहाँ रिलेवेंट है और सी करेक्ट हो जाएगा कि सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित वो नहीं होगा, कौन, डेवलपमेंट यानी कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, कल्चरल चेंजेस की वजह से वो अफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका अनुवांशिकता से क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है एक जनरेशन से, जैसे पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर्स जाना, तो वो किस तरह से वाहक क्या होते हैं उसके, कैरियर मतलब किसके द्वारा जाते हैं, तो जब रिप्रोडक्शन होती है पेरेंट्स के बीच में, तो वहां से क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं बाय द गैमीट्स, मेल स्पर्म एंड फीमेल गैमीट्स में जो है वो ट्रांसफर होते हैं क्रोमोसोम के थ्रू, और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में हमारी बॉडी में आ जाते हैं, तो क्रोमोसोम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए जिन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे उन्हें हम क्या देते हैं, गुणसूत्र, हिंदी में गुणसूत्र, और ये क्रोमोसोम का टोटल नंबर हमारी बॉडी में 44 होता है, प्लस 2 एडिशनल होते हैं, यानी टोटल हो गया 46। ये जो 2 एडिशनल होते हैं ये फीमेल में XX होते हैं और मेल में XY होते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिले, बिकॉज ये पूरा टॉपिक आपका जो है हेरिडिटी का साइकोलॉजी के एनसीईआरटी में डिटेल में दिया हुआ है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन बाय, पहली बुक साइकोलॉजी के लिए वो स्टूडेंट लिखी थी विलियम जेम्स ने, और उसका नाम था, दैट इज, बुक का नाम लिख लीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और 1890 में इन्होंने ये बुक लिखे थे। नेक्स्ट इस पेपर का लास्ट प्रश्न, मनोविज्ञान में सबसे पुरानी विधि कौन सी है, ओल्डेस्ट मेथड इन द साइकोलॉजी, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड ओल्डेस्ट माना जाता है, अपने ही बिहेवियर को अपने ही द्वारा जो है आपको एक तरह से उसका अवलोकन करना है, देखना है, स्टडी करनी है, उसकी अपनी सेल्फ एनालाइजेशन आप कह सकते हो एक तरह से, वो होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो हमारा पेपर है यहाँ पे खत्म होता है।
आपको अगले पेपर भी देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स मैं बता दूं, एक जब भी आप कोई पेपर सॉल्व करते हैं, एक ये अच्छी एक तरीका होता है पेपर सॉल्व करने का। जब आप एक प्रश्न पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो उसमें जो दूसरी ऑप्शंस होती हैं आप उनको भी थोड़ा नजर मारिए कि यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है। अगर ऑप्शन में ये होता तो कौन सा ऑप्शन सही होता, ऊपर प्रश्न में चेंज कर दिया जाए तो क्या आंसर होता। इस तरह से अगर आप किसी एमसीक्यू को सॉल्व करते हो तो एक एमसीक्यू से आपसे अदर एडिशनल क्वेश्चन निकल के आते हैं और वहां से आपको और नॉलेज गेन होती है। कई बार आपको कोई ऐसा कंसेप्ट मिलता है किसी एमसीक्यू में, तो उस कंसेप्ट को अगर आपको वो नहीं आता है तो उसको पढ़िए, वहीं पे छोड़ दीजिए एमसीक्यू, पहले वो कंसेप्ट पढ़िए ताकि उस कंसेप्ट से आगे कभी क्वेश्चन आए। जैसे कि आपका हो गया टीचिंग मेथड से कोई क्वेश्चन आया हुआ है और आपने कभी पढ़ा ही नहीं है टीचिंग मेथड, तो पहले टीचिंग मेथड पढ़िए। आपको यहाँ से देखिए, आप थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसेस है, आपके जैसे डिसऑर्डर्स है, वहां से क्वेश्चन पता है कि आएगा ही आएगा, तो आप उनको पहले कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़िए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये अंदाजा लगता है कि क्वेश्चन आ क्या रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस टॉपिक को ज्यादा वेटेज मिल रहा है। तो इसलिए उन टॉपिक को तो बिल्कुल आप पहले पढ़ लीजिए अच्छे से। अपने नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स बनाते टाइम आपको बहुत सारी चीजें पता लगती हैं, फिर आप एमसीक्यू करोगे तब आपको बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। और अगर आप ऐसे ही पढ़ते हो, बुक्स से ही पढ़ रहे हो, हाँ कुछ लोगों का शार्प माइंड होता है, IQ अच्छा होता है, तो वो तो ग्रैब कर लेते हैं। लेकिन एवरेज स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, जो एवरेज IQ में लाई करते हैं, तो उनको थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसलिए लिख के याद करना एक बेहतर तरीका होता है। हम साइकोलॉजी में पढ़ते भी है, जब हम बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है, और आप लिखोगे भी तो ज्यादा आपके पास प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज ऑल अबाउट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, एमसीक्यूज आपको अच्छे से समझ आए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।